नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करते हैं। तो आइए देखें। देखिए यहां लिखा गया, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। मतलब अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से लगे रहे और अपना 100% देते रहे तो निश्चित ही आप सफल होके आएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और अपने कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिए कि यह सेशन आपको कैसा लग रहा है। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें। देखिए पहला दिया गया, हाल ही में अतुल्य क्रूज शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? तो यहाँ पहला दिया गया है मुंबई, दूसरा हैदराबाद, तीसरा दिल्ली और चौथा दिया गया लखनऊ। तो यहाँ जो सही आपका विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, मुंबई। मुंबई में पहला भारत का पहला अतुल्य क्रूज शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही साथ अगर हम देखें मुंबई से संबंधित कुछ जानकारी, तो मुंबई जो है वो साल सेतु द्वीप पर स्थित है और द्वीपों के रूप में सर्वाधिक आबादी भारत में किस द्वीप पर है? तो सालसेट द्वीप पर है। अब अगर हम यही बात कर लें मुंबई से अन्य जानकारी के रूप में, लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो लोनार झील जो है क्रेटर झील है। और विगत वर्ष में यहां से प्रश्न बना हुआ था कि भारत की कौन सी झील का रंग स्वतः परिवर्तित हो गया? तो वह स्वतः परिवर्तित होने वाली झील का नाम जो है वो लोनार झील है। साथ ही साथ अगर हम यही देखें अन्य जानकारी के रूप में, तो बीबी का मकबरा कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसे किसे बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से किस इमारत को जाना जाता है? तो बीबी के मकबरे को जाना जाता है। अब यहां देखिए विकल्प के रूप में आपके हैदराबाद भी दिया गया है। तो यहां से करंट के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बन जाता है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के किन शहरों को चिन्हित किया गया? तो भारत के दो शहरों को चिन्हित किया गया। कौन कौन? मुंबई है पहला दोस्तों, और दूसरा जो है ये हैदराबाद है। ये दोनों शहर ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चिन्हित किए गए। साथ ही साथ अगर हम दिल्ली से संबंधित जानकारी देखें, तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए हाल ही में टीकाकरण सप्ताह मनाने की बात की गई, इसका विषय क्या है? अब टीकाकरण से संबंधित आपको कुछ बातें याद रखना है। अब यहां थीम पूछा जा रहा है, तो पहला देखिए लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, दूसरा वैक्सीन फॉर ऑल, तीसरा टीकाकरण, चौथा दिया है सहज और सुरक्षित टीकाकरण। तो यहाँ जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। मतलब दीर्घायु होने के लिए, लंबा जीवन जीने के लिए हमको क्या करना होगा? टीकाकरण कराना होगा। और टीकाकरण किससे इजाद दिलाएगा? कोविड इन्फेक्शन से हमको इजाद दिलाएगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल का थीम दिया गया। अब यहां बात की जाए कि जो बच्चों के वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया गया है, बच्चों के डोज का, वो कब से किया गया है? तो 3 जनवरी 2022 को बच्चों के टीकाकरण की बात की गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 16 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको दोस्तों यहां याद रखना है, टीकाकरण दिवस के रूप में 16 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, स्टार्टअप दिवस के रूप में किसको मनाए जाने की अनुशंसा की गई है? तो 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई है। वीर बाल दिवस कब मनाए जाने की अनुशंसा की गई है? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई है।
पराक्रम दिवस कब मनाए जाने की अनुशंसा की गई है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई। प्रोटीन दिवस कब मनाए जाने की अनुशंसा की गई? तो 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई है। ये सारे प्रश्न जो है नए दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई है। जैसे भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाए जाने की अनुशंसा की गई। ये सारे प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। तो आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। देखिए यहां दिया गया है सरबत RS-28 किस देश के द्वारा किया गया प्रक्षेपण है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है, रूस के द्वारा किया गया है। और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सरबत क्या है? एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। किसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया? रूस के द्वारा किया गया। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये किसकी थीम है? तो विश्व पृथ्वी दिवस की, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस की थीम जो 2022 की क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है। जबकि अगर हम बात कर लें हेरिटेज एंड क्लाइमेट, विश्व विरासत दिवस की थीम है, विश्व विरासत दिवस की थीम है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ये स्लोगन है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, किस मंत्रालय की पहल है? तो यहां दिया गया है पहला कृषि मंत्रालय, दूसरा नीति आयोग, तीसरा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और चौथा जो दिया गया है मानव विकास मंत्रालय। अब यहां देखिए जो विकल्प आपका सही होगा मित्रों, ये सही होगा विकल्प नंबर ए, कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, तोमर जी। इनके द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी पहल की गई। अब ये मुख्य योजना इसकी कौन सी है? तो किसान फसल बीमा योजना, किसान फसल बीमा योजना इसकी मुख्य योजना है। इसी के अंतर्गत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी की पहल की गई। ये कब प्रारंभ किया गया था किसान फसल बीमा योजना? तो दोस्तों ये 2016 में प्रारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? दैवीय आपदाओं के आधार पर फसलों का जो नुकसान है उसकी भरपाई जो करना है वो सरकार के द्वारा किए जाने की अनुशंसा की गई है। किसके द्वारा? किसान फसल बीमा योजना के द्वारा। साथ ही साथ आपसे एक प्रश्न और भी याद रखना है दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना कहां से प्रारंभ की गई है? तो किसान सम्मान निधि योजना जो है 24 फरवरी सन 2019 में गोरखपुर से प्रारंभ किया गया था। इसका क्या उद्देश्य है? प्रत्येक किसान को 2000 रुपए की 3 किस्त, साल में 3 किस्त उपलब्ध कराना, जिससे वो अपने फसलों की रख रखाव अच्छी तरीके से कर सके। आइए इसी क्रम में देखिए दूसरा दिया गया है नीति आयोग के बारे में दोस्तों। तो आपको पुनः रिकॉल कर लेना है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था और इसने किसने का जगह लिया था? योजना आयोग का जगह लिया था। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया जी थे। दूसरे कौन थे? राजीव कुमार। और तीसरे कौन है? तो सुमन बेरी जी हैं। साथ ही साथ आपको नीति आयोग के बारे में याद रखना है कि नीति आयोग भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। अगर हम बात करें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये अनुराग ठाकुर जी हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में विश्व की सबसे अधिक उम्र की बुजुर्ग महिला केन तनाका का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? पहला दोस्तों देखिए विकल्प जापान, दूसरा इंडोनेशिया और तीसरा दिया गया उत्तर कोरिया और चौथा दिया गया है दक्षिण कोरिया। तो यहाँ जो सही आपका आंसर होगा विकल्प नंबर ए होगा। इसकी जापान की ये महिला थी केन तनाका। अब यहां देखिए नाम दे दिया गया है, लेकिन अगर प्रश्न में और थोड़ा सा ट्विस्ट लाना हुआ तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में विश्व की सर्वाधिक उम्र की महिला जिनका निधन हो गया उनका क्या नाम था? तो नाम भी आप याद रखिए केन तनाका। केन तनाका जो थी जापान देश से संबंधित थी। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो, टोक्यो है। अब यहां जापान से 2 प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका है जापान के 4 मुख्य द्वीपों का क्रम, कौन कौन से द्वीप हैं? तो पहला द्वीप जो है होक्काइडो है, उसके बाद होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशु है। तो इसमें पहला प्रश्न क्रम का याद रखना है। दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो याद रखना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है दोस्तों वो होन्शु है। क्या है? होन्शु द्वीप है। और इसी होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी जो टोक्यो है यह स्थित है। अब 2 चीजें और भी याद रखना है। 6 अगस्त और 9 अगस्त,
6 अगस्त 9 अगस्त सन 1945 में 2 परमाणु दुर्घटनाएं हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो सबसे पहला 6 अगस्त को हिरोशिमा पर हुआ था, जिसका उपनाम दिया गया था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को नागासाकी पर हुआ था, जिसका उपनाम दिया था फैट मैन के नाम से उसको संबोधित किया गया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। साथ ही साथ आपको यहां से इंडोनेशिया के बारे में देखें तो हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी परिवर्तित की है। इसका नया नाम क्या है? तो नुनसुनतारा है। क्या है? नुनसुनतारा है, जो कि पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, उसके बाद कालीमंथन, अब उसके बाद नुनसुनतारा हो गई। अब यहीं पर अगर उत्तर कोरिया की बात करें और दक्षिण कोरिया की बात करें तो इनके मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? तो 17वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को विभाजित करती है या अलग करती है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। देखिए, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में प्रथम राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के रूप में चिन्हित किया गया है या पुरस्कृत किया गया है। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी कितने हैं? तो यह विगत वर्ष में प्रश्न बना था, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी जो है वो कितने हैं? वो आपके 10 हैं। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 100 है। पहला कौन था? भुवनेश्वर था। अंतिम कौन है? 100वां। तो 100वां जो है मेघालय का शिलांग है। आपको ये याद रखना है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद जो हैं भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेट पोलर 8 आपसे पूछ लेगा, नेट पोलर 8 क्या है? तो यह पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। क्या है? एक पोर्टल है नेट पोलर 8। यह पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी को उपलब्ध कराता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस देश में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 प्रारंभ होगा? अब यहां दिया गया है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022। अब यहां पर देखिए, पहला दिया गया भारत, दूसरा दिया गया फिलीपींस, तीसरा जापान और चौथा दिया गया इटली। तो यहां जो सही विकल्प होगा दोस्तों, यह होगा दूसरा विकल्प नंबर बी, फिलीपींस। अब यहीं पे आपको याद रखना है, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। और फिलीपींस में ही अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो वो फिलीपींस में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाता है कि एडीबी का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो वह भी फिलीपींस में स्थित है। अब अगर हम बात कर लें फिलीपींस में जो ये बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा, ये कब से आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन 26 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा और 1 मई को यह समाप्त होगा। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अन्य खिलाड़ी भी यहां गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो बैडमिंटन है, ये एशिया का सबसे बड़ा बैडमिंटन चैंपियनशिप है। साथ ही साथ फिलीपींस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। ज्वालामुखी पर्वत से माउंट ताल आपसे पूछ लेगा, माउंट ताल और माउंट मेयान, माउंट पिनाटूबो ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आप इसको जरूर याद रखिए, ये सारे जो हैं फिलीपींस में स्थित हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले। हाल ही में चर्चा में रहा 2022 के लिए विश्व व्यापार संगठन का अगला मंत्री सम्मेलन कहां किया जाएगा? अब यहां दिया गया है विश्व व्यापार संगठन। अगर आप इस संगठन के बारे में देखें दोस्तों, तो विगत वर्षों में जब भी इसमें परिवर्तन हुआ है तो यहां से प्रश्न लगातार बने हैं। अभी अगर आपको याद होगा तो विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तंजानिया की कौन है? नाकोंजी ओकोंजो इवेला जो है ये नाइजीरिया की हैं और इनको प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ आपको यहां याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अब यहां हम देखें कि विश्व व्यापार संगठन का जो मंत्री स्तरीय
बैठक होने वाली है ये क्रम से कौन सा है, तो ये 12वां क्रम का होगा। और इसका जो आपका 12वां क्रम का जो सम्मेलन होगा ये भी कहां होगा, जिनेवा में ही होगा। और जिनेवा कहां स्थित है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्या इससे पहले जो 11वां हुआ रहा होगा वो कहां हुआ था, तो इसका आयोजन पेरिस में हुआ था। कहां हुआ था, पेरिस में हुआ था। अब इस चीज से आपको आयोजन के क्रम में आपको याद रखना है 13वां विश्व कप पुरुष भारत में आयोजित किया जाएगा जो कि 2023 में आयोजित होगा। साथ ही साथ आपको फुटबॉल का फीफा कप कब कहां आयोजित किया जाएगा 2022 का, तो वो आपका कतर में आयोजित किया जाएगा। आइए इसी क्रम में अगर हम देखें यही यूएई दिया गया है, यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी है और यहीं पर विश्व बैंक का मुख्यालय है। साथ ही साथ यूएसए में से संबंधित अगर देखें तो भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई है, तो यूएसए के लॉस एंजल्स में किया गया है। और लॉस एंजल्स क्यों प्रसिद्ध है, तो लॉस एंजल्स पेट्रोलियम पदार्थों के सेवन, पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन, साथ ही साथ हॉलीवुड फिल्मों के निर्माण के लिए जाना जाता है। जबकि ब्यूनस आयर्स के बारे में देखें तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और अर्जेंटीना में एक पॉपुलर घास का मैदान पाया जाता है जिसे पंपास घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, तो अगला देखिए अवसर ऐप, जन निगरानी ऐप और अथवास। अवसर ऐप और जन निगरानी ऐप और अथवास, ये दोनों अवसर ऐप, जन निगरानी ऐप और अथवास, इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। अथवास जो है ये डल झील की सफाई से संबंधित है, जबकि अवसर और निगरानी, जन निगरानी ऐप युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है। अगला देखिए विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश है। यहां आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है देश, तो देश के रूप में बांग्लादेश होगा। अगर राजधानी पूछी जाए तो सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब यहीं पे अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में तो वो भिवाड़ी है जो कि राजस्थान में स्थित है। ई किताब कोष किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के द्वारा ई किताब कोष लॉन्च किया गया। आइए अगला देखें, हाल ही में कोविड-19 के लिए कितने उम्र के बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी दी गई है, तो आपका पहला दिया गया है 5 से 12 वर्ष, दूसरा दिया गया है 8 से 12 वर्ष, तीसरा दिया गया है 6 से 12 वर्ष और चौथा दिया गया है 7 से 14 वर्ष। तो यहाँ सही विकल्प आपका होगा 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 के टीकाकरण की बात कही गई है। अब कौन से टीके इनको लगने हैं, तो वो कोवैक्सीन को इमरजेंसी के रूप में इनको लगाए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। अब यहीं से आपको संबंधित याद रखना है कि 6 से 12 वर्ष के लिए कोवैक्सीन, लेकिन 12 वर्ष से अधिक के लिए जाइकोव डी, जायडस का जाइकोव डी के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, बीना पानी मोहनी का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है। अब यहाँ आपको ये निधन से संबंधित प्रश्न है, तो देखिए पहला उत्तर दिया गया है उड़ीसा, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा दिया गया अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ जो दोस्तों सही आपका विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। बीना पानी मोहनी का संबंध उड़ीसा राज्य से है। बीना पानी मोहनी का संबंध उड़ीसा राज्य से है। अब उड़ीसा से संबंधित होने के कारण आपको याद रखना है उड़ीसा को उत्कल के नाम से भी जाना जाता था और हाल ही में उड़ीसा ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया था और इसका गठन जो है उड़ीसा का 1936 ईस्वी में किया गया था। अब यहीं पे आपको याद रखना है उड़ीसा से संबंधित कि उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है और चिल्का झील यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे अधिक खारे पानी की या सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में है। यहां पर ध्यान रखना है पूर्वोत्तर भारत।
अगर भारत का सबसे अधिक खारे पानी की झील पूछा जाएगा दोस्तों तो उसका आंसर सांभर झील होगा जो कि राजस्थान में है। लेकिन अगर पूर्वोत्तर भारत का पूछा जा रहा है तो वो चिल्का झील होगी। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां पर मेघालय से संबंधित जानकारी, गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो वो मेघालय राज्य में पाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो मेघालय राज्य के मासेनराम चेरापूंजी जिले के मासेनराम में सर्वाधिक वर्षा होता है। और मेघालय से ही संबंधित एक प्रश्न और भी है कि मेघालय के राज्यपाल जो है सत्यपाल मलिक जी को संत नामदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 के संत नामदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो सत्यपाल मलिक जी को सम्मानित किया गया और ये मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। देखिए यहां दिया गया है, दो पोर्टल दिए गए हैं, CROP कॉर्प पोर्टल और PQMS पोर्टल। अब इनका दोनों का फुल फॉर्म हम देख लें तो कंप्रहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड और प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों ऐप हैं और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कृषि मंत्रालय के द्वारा। और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा ये दोनों लॉन्च किए गए। भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये है, यहां से विगत वर्ष में प्रश्न बने हुए हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आपको अपने लक्ष्य के प्राप्त के लिए जितना भी परिश्रम करना बनता है आप अपना 100% दीजिए, अवश्य ही आप सफल होके आएंगे। अब ये देखिए भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट, अगर विश्व स्तर पे देखा जाए तो भारत में किस देश से सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, तो सबसे पहला बांग्लादेश से आते हैं, सर्वाधिक जो है वो बांग्लादेश से आते हैं और दूसरे क्रम में USA से आते हैं। पहला ये प्रश्न हो गया कि सबसे ज्यादा पर्यटक कहां से आते हैं। अब पर्यटक आ गए तो ये दोस्तों जाएंगे कहां, भारत के किस राज्य में जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जो है ये महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आपका तमिलनाडु और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। मतलब जो विश्व के पर्यटक भारत में पर्यटन की दृष्टिकोण से आते हैं तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जाते हैं, फिर तमिलनाडु में और तीसरे क्रम पे उत्तर प्रदेश। ये विश्व स्तर की बात है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें दोस्तों, घरेलू पर्यटन के बारे में बात करें तो सर्वाधिक जो पर्यटक हैं वो तमिलनाडु में जाते हैं और यहां पर घरेलू पर्यटन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। जो उत्तर प्रदेश की जहां परीक्षाएं देनी है जिनको, वो आप यहां ध्यान रखेंगे कि पर्यटन की दृष्टिकोण से विश्व लेवल पर उत्तर प्रदेश में पर्यटक आने का क्रम तीसरा है, जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में पर्यटकों के आने का क्रम दूसरा है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में हर गांव पुस्तकालय स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना। अब यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया है झारखंड, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा दिया गया है छत्तीसगढ़। तो यहां जो विकल्प आपका होगा दोस्तों सही होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। झारखंड में हर गांव पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का यह पहले राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अब ये झारखंड का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का गठन किया गया था और इसी में 2000 में ही 9 नवंबर को आपके उत्तराखंड, सन 2000 में उत्तराखंड का और 6 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़। मतलब सन 2000 में 3 नए राज्यों का गठन किया गया। पहला 6 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड का गठन किया गया। अब यहीं से संबंधित अगर आप देखें तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया, उत्तराखंड में स्थापित किया गया। पॉलिनेटर पार्क और लाइकेन पार्क कहां स्थापित किया गया, तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया। और यहीं से झारखंड के बारे में पूछा जाता है, झरिया। भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड का स्थान क्या है, तो भारत में झारखंड जो है कोयला उत्पादन में अग्रगणी है।
आज सर्वाधिक कोयला उत्पादन जो है वो झारखंड में होता है। साथ ही साथ अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में देखें तो 100% एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो हिमाचल प्रदेश है। और उत्तराखंड को ही फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है जो कि भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। और किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर। साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़ से एक प्रश्न और भी याद रखना है, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहां स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ अचीवमेंट अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछा भी गया है। आपको याद होगा चैंपियन ऑफ द अर्थ अचीवमेंट का पुरस्कार एनेमुल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त रूप से भी दिया गया था। तब यह प्रश्न बना भी था, विगत परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा भी गया था। इसी कारण इस प्रश्न की जो प्रासंगिकता है अत्यधिक उपयोगी है और यह प्रश्न पूछे जाने की प्रायिकता अधिक है। अब यहां देखें हम विकल्प कौन कौन सा है, तो देखिए ये दिया गया अमर मिश्रा पहला, दूसरा डेविड एटनबरो, तीसरा एम्बर ब्रेकेन, चौथा दिया है सत्यपाल मलिक। तो यहाँ जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी होगा डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ अचीवमेंट 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब यही पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं, अगर हम उनको रिकॉल कर ले दोस्तों तो यहां गलत होने के चांस कम होंगे। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 ईस्वी में आया था। यहीं पे पूछा जाता है वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया था, तो 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम आया था। अगला प्रश्न पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो 1986 ईस्वी में लागू हुआ। साथ ही साथ आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था, तो सन 1973 में प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ हाथी बचाओ परियोजना कब लागू हुआ था, तो 1992 में प्रारंभ हुआ था। आइए यहां देख लिए थोड़ा सा और है, तो अमर मिश्रा यहां दूसरा दिया गया है। अमर मिश्रा जी को ओ हेनरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो अमर मिश्रा जी को। साथ ही साथ यहां पर दिया गया है एम्बर ब्रेकेन, तो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया है, तो एम्बर ब्रेकेन को। और सत्यपाल मलिक जी को संत नामदेव पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया। आइए इसी क्रम में देखें नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। अब ये दो प्रकार से दिया जाता है, एक संगठन के रूप में गुजरात आपदा प्रबंधन केंद्र को दिया गया, जबकि व्यक्ति के रूप में विनोद शर्मा जी को व्यक्तिगत रूप में दिया गया। अब यहां कंफ्यूज मत होइएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार अगर पूछा जा रहा है तो व्यक्तिगत रूप में विनोद शर्मा होंगे, लेकिन अगर नेताजी पुरस्कार पूछा जा रहा है तो शिंजो आबे होंगे। दिशांक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा दिशांक ऐप लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है लैंड डिजिटलाइजेशन, भूमि का डिजिटलीकरण करना इसका उद्देश्य है। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज था ये यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो देखिए आपको यहाँ है
फिर से ऊर्जावान बनाए रखने के लिए दो शब्द फिर लिखे गए हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। आपसे यही कहने की कोशिश की गई है, अगर आप अपने मंजिल तक आपको पहुंचना है तो आपको चलना होगा। अगर आप नहीं चलेंगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आप यकीन मानिए, जिस दिन आपने अपने अंदर ये संकल्प कर लिया कि अब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे, तो कोई रोक नहीं सकता, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। और जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो उसका सीधा सा जो मैसेज है वो समाज में जाएगा कि आज अगर आपने कार्य करने की दर को आपने बढ़ाया ना होता तो ये दिन नहीं आते। इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं बिंदुओं के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए और चैनल के प्रति आपका जो प्रेम स्नेह है उसको बनाए रखिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।